मतलब जो भी टेलीविजन देखता है, जो भी टेलीविजन का दर्शक, वो जानता है कि कमाल खान कौन है, किस तरह की शख्सियत रहे हैं अपनी पत्रकारिता में। और उन सभी करोड़ों दर्शकों के लिए, न सिर्फ उनके सहयोगियों के लिए, परिवार के लिए तो बहुत ज्यादा है ही। ये बहुत ही दुखद और अफसोसनाक खबर है और उन सब के लिए यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है कि कमाल खान अब हमारे बीच में नहीं है। कमाल खान के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा सदमा लगा है इस खबर से कि न तो कुछ याद आ रहा है, न कुछ समझ में आ रहा है कि उनके बारे में क्या क्या कहा जाए। हर किसी के पास एक अलग अलग कमाल खान है, उनकी रिपोर्टिंग की अपनी यादें हैं। उन्होंने इस पेशे में, जो अब बहुत ही खराब हो गया है और शर्मनाक पेशा हो गया है, खासकर टेलीविजन, इससे बुरा तो कभी इस दुनिया में कहीं नहीं होगा। इतना खराब टेलीविजन इस देश का हो गया। उसमें कुछ लोग हैं जो दिए की तरह टिमटिमा रहे थे, दिखाई दे रहे थे कि हाँ, यहाँ से भाषा, यहाँ से शराफत, यहाँ से शऊर, इन सब चीजों को हासिल किया जा सकता है। यहाँ ये सारी चीजें बची हुई नजर आती हैं। तो इस खराबे में, इस दलदल में, इस कीचड़ हो चुके न्यूज चैनलों की दुनिया में वो एक कमल की तरह कमाल तरीके से खिले हुए नजर आ रहे थे, जब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन किसी को ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि कमाल खान कोई सिर्फ माइक पकड़ लेने से, किसी चैनल में जुड़ जाने से कमाल खान बन जाता है। कमाल खान के बारे में हम सब जब अपनी रिपोर्टिंग शुरू कर रहे थे, तब सुना करते थे कि अपनी गाड़ियों में जब वो सफर पर जाया करते थे लखनऊ से बाहर, तो बहुत सारी किताबें लेकर जाया और 4 लाइन की स्क्रिप्ट लिखने में वो कई घंटे लगाते थे। उन किताबों को पढ़ते थे, अपना रेफरेंस चुनते थे और बहुत मेहनत से वो 2 मिनट की स्टोरी बहुत इज्जत के साथ, बहुत लगन के साथ वो करते थे। अब की टेलीविजन की दुनिया में, चाहे वो अच्छा चैनल हो, चाहे वो बुरा चैनल हो, इस तरह की मेहनत की कोई कदर नहीं है। लेकिन ये सबको सीखने की चीज है कि इस पेशे में बहुत से ऐसे लोग रहे जिन्होंने इस पेशे को खड़ा किया, जिन्होंने इस पेशे को देखने लायक बनाया। उनमें से कमाल खान बहुत ही एक मजबूत बुनियाद के रूप में है और इसके लिए उन्होंने अपने काम के ब्रीफ से आगे जाकर मेहनत, रातों को बहुत सारी किताबें पढ़ी, दिनों को उन्होंने बहुत समय से लगाकर उन्होंने लिखा और उनकी आप स्क्रिप्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि कमाल खान होने का मतलब क्या होता है। कि हवा में कोई नहीं बन जाता। एक एक शब्द उन तस्वीरों के साथ, जिस समाज में वो बात कर रहे हैं, जिस दायरे से वो आ रहे हैं, इन सब के बीच में कमाल खान एक खिड़की खोलते थे कि भाषा, शराफत, शऊर की एक ऐसी भी दुनिया हो सकती है जहां पर बहुत सी तल्ख बातें बहुत हल्के तरीके से कही जा सकती हैं, इस मकसद से कि कुछ गलत है तो उसे ठीक किया जाए और वो सबकी बेहतरी के लिए ठीक किया जाए। तो कमाल खान अपनी जिंदगी के जो पल वो गुजारे हैं उन्होंने इस पेशे में, वो तो उनकी पत्नी रुचि और बच्चे बता सकते हैं कि उनके पिता ने कितनी मेहनत की है। ये सारे पहलू दर्शक के सामने आने से रह जाते और अफसोस कि उनके जाने के बाद हम ये सब बता रहे हैं। कई बार लोग नहीं समझते हैं कि टेलीविजन में अच्छा पत्रकार होना सबसे मुश्किल काम है। जितने आप हल्के फुल्के न्यूज एंकर, रिपोर्टर देख रहे हैं जो 2-4 डिबेट करके अपना काम चला लेते हैं, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन कमाल खान ने जो रास्ता अपने लिए चुना वो सिर्फ मेहनत का रास्ता था और उसमें सिर्फ आप अच्छा हो जाने से कमाल खान नहीं हो जाते। कमाल खान होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ जिंदगी में, अपने करियर में बहुतों को आगे जाते हुए देखकर उसे छोड़कर अपने काम में डूबना पड़ता है, तब जाकर कोई इस तरह की भाषा बना पाता है, इस तरह का दायरा बना पाता है।
और वो आप इस शहर से रहे थे, उस लखनऊ से, जिसकी तहजीब को लेकर हजारों किस्से हैं, जिसकी तहजीब को लेकर न जाने कितनी किताबें हैं, लेकिन उन सब के बीच में तहजीब की एक किताब, एक अलग किताब हमारे कमाल खान साहब थे। और आप उनकी हाल फिलहाल की भी रिपोर्टिंग देखिए तो पता चलता है कि काफी उम्र भी हो गई थी, वो अपने शरीर को काफी फिट रखा करते थे, बहुत अच्छी कई तरह की बारीक दिलचस्पियों के वो इंसान थे जिन्हें जिंदगी ने मौका नहीं दिया कि वो अपने काम के अलावा भी इन सारी चीजों को वो कभी सामने रख पाते, लेकिन उन्होंने बेहतरीन काम किया। और कल तक तो उस ग्रुप में वो लिख रहे थे, उनके लिखने का अंदाज बिल्कुल ही ऐसा था कि पहले हंसी छूटती थी, फिर समझ में नहीं आता था कि कमाल साहब मजाक कर रहे हैं या गंभीरता से वो बात कह रहे हैं। और कल मैं छुट्टी पर था और तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कमाल की तबीयत के बारे में कभी ऐसा अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि उन तमाम व्यस्तताओं के बीच में वो अपने आप को इस तरह से सुपर फिट रख रहे थे। बल्कि मैं सोच रहा था कि उन्होंने कितना फिट रखा है अपने आप को, मुझे उनसे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन वो मौका नहीं मिला। और जरूर बहुत लखनऊ के लोग ज्यादा जानते हैं कि जब वो दौर बदला और एक उनके जाति मामलों की वजह से अलग से देखने का चश्मा आया। कल ही हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी बता रहे थे कि उन्हें भोपाल में मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया, उन्हें बुरा लगा। मैं अनुराग द्वारी से यही कह रहा था कि आप धीरज रखिए, अगर मुख्यमंत्री आपको नहीं बुला रहे हैं तो ये उनका हल्कापन है। और आजकल की सरकारें ऐसी हो गई हैं जो जनता के बीच, जनता के सहयोग से इस मीडिया को खत्म करने में लगी हुई। मैंने अनुराग द्वारी से यही कहा कि कमाल खान साहब को भी यही सब कुछ भुगतना पड़ता है। उनसे बात करके देखते हैं कि अगर वो बोलना चाहें तो फिर मैं और आपसे आपकी बात को लेकर मैं फ्रंट एंड में दिखा सकता हूँ कि लोगों को जानना चाहिए कि एक तो आप अपने काम के दौरान इतना तरह की मुश्किलों को झेलें, फिर इन सरकारों की तानाशाही रवैयों को झेलें जो लगातार अच्छे पत्रकारों को अपमानित कर रही हैं, और जनता को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सब अपने जात धर्म के नशे में लगे पड़े हैं और किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि एक सामान्य से पत्रकार अनुराग द्वारी को मुख्यमंत्री अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आने देते हैं। क्या इस देश को इन बातों से शर्म आनी बंद हो गई है? क्या इस देश ने तय कर लिया है कि हम डूब जाएंगे, हम इस दलदल में और नीचे जाकर धंसेंगे? क्या ये लोगों ने तय करके फैसला कर लिया है? मैं अनुराग द्वारी से यही कहना चाह रहा था कि कमाल खान साहब को भी ये सब काफी कुछ झेलना पड़ता है और कमाल अपनी बात नहीं कह रहे थे। कौन यकीन करता? शायद इस देश का ऐसा माहौल हो गया है कि लोग खुशी हो जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच, अपने पहचान के संकट के बीच, अपनी कलम को अपने हुनर से, अपने पेशे से जो उन्होंने जिंदगी में हासिल किया था, वो उसी पर अपनी उसके स्थान पर चढ़ा रहे थे और काम करते चले जा रहे थे। तो हम जो कई बार श्रद्धांजलियों में एक पत्रकार के आसपास के जो हालात बनते हैं उनको हम पीछे धकेल देते हैं। हमारे पास कमाल खान के बारे में कहने के लिए मैं रात तक बोल सकता हूँ, उनकी एक एक रिपोर्ट के बारे में, और खासकर जितनी शिद्दत से और जितनी समझदारी से उन्होंने अयोध्या से रिपोर्टिंग की है पिछले 20-25 सालों में, वो सब जाकर देखने लायक है कि वो किस तरह के हिंदुस्तान को आवाज दे रहे हैं। जब वो अपने रिपोर्टिंग में वाजिद अली शाह का उदाहरण देते थे कि हजरत जाते हैं लंदन, कृपा करो रघुनंदन, तो कमाल खान उस हिंदुस्तान को आवाज दे रहे थे इसी मिट्टी से निकले हुए सब। लेकिन नफरत की ऐसी आंधी चली कि उनके जैसा पत्रकार भी हाशिए पर अपने आप को महसूस करने लगता था। वो अपने आप को रोकने लगते थे कि ऐसी वाली खबर करूंगा तो लोग यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे।
फिर लोग कहेंगे कि कमाल खान के अलावा कुछ और है कमाल खान, इसलिए कमाल खान ने ये स्टोरी। लेकिन कमाल खान ने कभी ऐसा ये स्टोरी लोगों के हक में की? तो समाज और सरकार ने एक कमाल खान के आसपास किस तरह का माहौल बनाया था, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा। और उस माहौल में एक कमाल खान किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है, किस तरह से अपनी बातों को बचाकर लिख रहा है कि बात पहचान पर ना आए, मजहब पर ना आए, और बात पत्रकारिता की हो। उन सब के बीच इस देश में 4, 5, 10 लोग, इतने बड़े देश में 4, 5, 10 पत्रकार बच गए हैं और किसी को शर्म नहीं आ रही है। ये मुख्यमंत्री स्तर के ये लोग अपने आप को क्या समझने लगे हैं कि पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर करने लगे, और दिन भर ये गोदी मीडिया की गोद में बैठे रहते हैं। उन सब के बीच में लखनऊ से एक स्तंभ के रूप में कमाल खान खड़े रहते हैं। हम नहीं समझ सकते, हम उनके दिन और रात की तकलीफों को हम नहीं जानते कि उस लखनऊ में जो लखनऊ बदल गया उसमें कोई कमाल खान कैसे बचा हुआ है, उनकी चिंताएं किस तरह की बन रही हैं, हम नहीं जानते। हमारा काम इतना वक्त नहीं देता कि किसी के साथ उन चिंताओं से हम जुड़े, उसको सहेजें और बात करें। ये सामान्य नुकसान नहीं है। हम और आप नहीं समझ सकते कि कितने लोगों के दिलों में, जहन में कमाल खान बसे हुए, उनकी रिपोर्टिंग यादें बनी हुई। आप क्या रिपोर्टिंग देखेंगे, आपके बोलने का तरीका बदल जाएगा। ये वो कमाल खान, और इस उम्र में भी उन्होंने अपने आप को इस तरह से दुरुस्त तंदुरुस्त रखा। ये यकीन से बाहर की चीज है कि उन्हें ऐसा हुआ है। उन्हें कोरोना भी हुआ, वो ठीक भी हुए, उसके बाद भी लगातार वो काम करते रहे। ये जो भी अच्छी पत्रकारिता को समझने वाले दर्शक इस देश में बचे रह गए, और जो 2-4 सहयोगी पत्रकार जो ये समझते हैं कि कमाल खान का होना क्या है, मतलब वो जानते हैं कि उनका जाना कितना बड़ा नुकसान है। बाकी सबके लिए औपचारिकता है। तो उनको पता है कि वो किस तरह से, किन विषम परिस्थितियों में उस लखनऊ में जो सम से विषम बन गया, वहां पर खड़े होकर पत्रकारिता वो कर रहे थे। हम नहीं जानते कि कमाल खान को तब क्या लगा होगा कि 20-25 साल से पत्रकारिता करने के बाद उन्हें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया होगा। तब क्या लगा होगा कि जब उस भीड़ में, जुनून के बीच में जब वो जाते होंगे माइक लेकर रिपोर्टिंग करने के लिए, तब उस कमाल खान को कैसा लगता होगा कि कितना कुछ बदल गया है। वो शहर, उनके लोग जो एक पत्रकार को देखकर गले लगाया करते थे, धर्म के नशे की आंधी में उसकी तरफ लोग ही हथियार बनकर उठते हुए नजर आ रहे। ऐसा लोगों की तरफ देखना हम और आप नहीं समझ सकते कि कितनी तकलीफ दे बात है। लेकिन इस देश को ऐसा बना दिया गया, और उस देश में ये बचे हुए चंद नाम, चंद लोग जो लगातार अपनी रिपोर्टिंग को, एक एक लाइन को, काफी देर से स्क्रिप्ट आती थी। जब कहता भी था कि कमाल साहब बहुत देर हो रही है लग रहा है, तो मुझे पता है कि कमाल खान जो है वो नहीं मानेंगे। वो लिखेंगे उसी तरह से सोचकर, संभल कर। वो जबान का, शब्द का इस्तेमाल यूं ही चलते फिरते हल्के रूप में कभी नहीं करते। लखनऊ के आप तमाम पत्रकारों से बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि इस वक्त वो किस सदमे में है। और वो सब कहते हैं कि क्या ज़हीन इंसान थे वो। इसीलिए थे कि वो अपनी भाषा, अपनी सोच और विचार बोलते वक्त इसके बहुत ही संभल कर इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति थे। और जो भी इन चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उसकी जहनियत वाकई बाकी लोगों से अलग होती है। पूरी एक दुनिया बनाई थी उन्होंने अपनी भाषा से, अपनी पत्रकारिता से, पूरी एक दुनिया। और वो उसे खड़ी कर दी कि जिसमें एक कमाल खान की बातों को आप उस सिंथेसिस को लखनऊ, जिस तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब में समेट दिया जाता है, आप जाकर उनकी रिपोर्टिंग में ढूंढिए, कितना कुछ मिलेगा जहां कमाल जो है इस हिंदुस्तान के तस्वुर को कितने खूबसूरती के साथ घर से चल रहे हैं, बचा रहे हैं अपनी रिपोर्टिंग में, कि बचाओ इसी तरह से अपनी भाषा को, अपने बोलने के लिहाज। लेकिन आप देखेंगे टेलीविजन एंकरों की भाषा क्या हो गई। सब कोई टाइम काट रहा है, और कोई टाइम से इतना टाइम लगाकर इस पेशे में अपना जीवन काट गया है।
ये भयावह स्थिति है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कहां जाकर रुक जाऊं और कमाल खान के बारे में मेरी बात कोई खत्म हो जाए या कहां से मैं फिर से शुरू होने लग जा रहा हूं। ये दर्शकों के लिए मैं समझ रहा हूं कि वो आज किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। लखनऊ के उनकी गलियों से उनका क्या गहरा रिश्ता रहा है। वो पूरे उत्तर प्रदेश में अपने भाषा और अपने कलम और अपनी रिपोर्टिंग की स्टाइल से अकेले खड़े होकर नजर आते, चाहे वो कोई नया पत्रकार हो या उनका समकक्ष हो या उनका वरिष्ठ हो। कभी किसी ने नहीं कहा कि कमाल खान साहब ने ऐसी बेअदबी की। वो अपने धुन के आदमी थे, अपने रफ्तार में थे। बहुत कुछ है, बहुत दुख हो रहा है कि उनके नहीं रहने पे मैं फोन कर रहा हूं। और हम उम्मीद कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में उनका सहयोग मिलेगा उनकी रिपोर्टिंग के नजरिए से। कल तक वो काम कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने दर्शकों को कैसे दिलासा दूं कि उनके अजीज कमाल खान इस दुनिया में नहीं है और वो कैसे इस बात को स्वीकार करें। मुश्किल है। मैं अब विदा लेना चाहता हूं। जी रविश, हम समझ सकते हैं, हम में से किसी के पास भी शब्द नहीं है। जिस तरह से आपने कहा कि कमाल खान सर अपने आप में ही एक किताब थे। हम सभी उनको देखकर पढ़ते थे, उनकी एक एक पीटीसीज हो। आज सुबह भी जितनी खबरें की, कोई भी बुलेटिन आप उठा लें, कमाल खान सर की खबर के बिना कोई बुलेटिन नहीं हो रही थी। और कल देर रात तक वो काम कर रहे थे। 7 बजे की बुलेटिन भी रात की उन्होंने की, 9 बजे प्राइम टाइम में भी वो थे। हम कोशिश कर रहे हैं नगमा जी के साथ फोन करने की, और क्योंकि कल रात उनसे भी उन्होंने बातचीत की। आज सुबह से भी अगर आप एनडीटीवी देख रहे होंगे तो आपने लगातार देखा होगा कमाल खान सर की लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। वो अपने अंदाज से किस तरह से बता रहे थे कि किस तरह से वो इस पूरे चुनाव को अपने नजरिए से दिखा रहे थे। हमारे साथ सीनियर एडिटर और सीनियर एंकर नगमा जी जुड़ गई हैं। नगमा, कल आपकी ही जो शो है उनमें भी कमाल खान सर मौजूद थे और आज सुबह ये खबर सामने आई है। काफी दुख हम सभी को हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? मैं आपको बता दूं, दुख जाहिर सी बात है कि बहुत ही एक छोटा सा लफ्ज है इस वक्त। ये यकीन करने लायक खबर नहीं है, खास करके मेरे लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से कमाल का जो आखिरी बुलेटिन था या जो आखिरी दफा उन्होंने टीवी पे बात की वो कल रात मेरे साथ बात की है। मैं 9 बजे रात को प्राइम टाइम एंकर कर रही थी और हम बात कर रहे थे एक बहुत ही अहम मुद्दे पे कि कांग्रेस ने किस तरह से इस दफा महिलाओं को टिकट दिया है और खास करके उन्नाव की जो रेप पीड़ित लड़की है उसकी मां को टिकट दिया है। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी खबर थी और बहुत एक गेम चेंजिंग बात थी और मुझे लगा कि कमाल से बेहतर कोई नहीं हो सकता है इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। तो हमारे साथ वो 4 औरतें थी जिनको टिकट मिला और साथ में हमारे साथ कमाल जुड़े थे, हमारे रेजिडेंट एडिटर लखनऊ के स्टूडियो से। और कमाल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल फिट जैसे वो हमेशा रहे हैं। सेहत का बहुत ख्याल रखने वाले हमेशा से थे और एकदम ठीक थे। उन्होंने एक दफा भी उनकी तबीयत खराब हो या ऐसा नहीं बोला उन्होंने। कमाल बिल्कुल सही थे, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात की है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, वो तकरीबन आधा घंटा मेरे साथ स्टूडियो में थे। बल्कि मुझे इस वक्त यकीन नहीं हो रहा, ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि मैं कमाल बात कर रहे थे ऐसे बात कर रही हूँ। ये ऐसा लग नहीं सकता कि वो अभी नहीं है। बिल्कुल सही सलामत उन्होंने आधे घंटे तक मेरे साथ स्टूडियो में बात की है। और उन्होंने उनके जो मैं कुछ लफ्ज मुझे याद आ रहे हैं और आखिरी कुछ लफ्ज जो याद आ रहे हैं वो ये कि उन्होंने कहा कि जो प्रियंका गांधी ने फैसला किया है इन महिलाओं को टिकट देने का, ये एक बहुत ही अहम फैसला है और इससे बहुत फर्क पड़ेगा। पर हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रिस्क है एक ऐसे माहौल में जहाँ पर चुनाव जो है वो धर्म और जाति की राजनीति पर ही होते हैं और उसमें ये फैसला
उनको कितना फायदा पहुंचाएगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही अहम, बहुत ही जरूरी बात है। और पेट्रियार्की पे उन्होंने बात की है और अपने निजी तजुर्बों को उन्होंने मेरे साथ साझा किया है कि किस तरह से मिसोजिनी और पेट्रियार्की हमारे दिमाग में, हमारे जहन में घर कर चुकी है। मैं इस वक्त ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कुछ आखिरी बातें थी और इससे इस इंसान की सोच का पता चलता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम फिर से शायद संपर्क टूट गया है, हम वापस से उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भी कहा कि किसी को विश्वास नहीं होगा कि कमाल खान सर हमारे बीच में नहीं है। कल देर रात तक उन्होंने रात के 9 बजे प्राइम टाइम में भी वो हमारे साथ मौजूद थे। 7 बजे की जो हमारे शाम की शो है वो भी उन्होंने ही वो बुलेटिन किया था। प्राइम टाइम में भी वो बता रहे थे। और जिस तरह से उनकी एक एक आप खबर उठा कर देख लें, मैं आपको एनडीटीवी में बता सकता हूं कि लोग उनके हर एक जो स्क्रिप्ट आती थी उसे ध्यान से पढ़ते थे, उससे सीखते थे, समझते थे कि वो किस तरह से एक एक शब्द को लिख रहे हैं और जो पूरे दिन की जितने भी हालात होते हैं उसे किस तरह से वो एक पूरे स्क्रिप्ट में लिख लेते थे। ये कमाल खान सर के अलावा शायद ही कोई कर सकता है और ना ही एनडीटीवी ना ही लखनऊ ब्यूरो वैसा रहेगा जैसा वो थे। नगमा हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। जी नगमा, आप शायद संपर्क कट गया था, आप बात कर रही थी। जी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि कमाल कल जब लखनऊ स्टूडियो में आए थे और मेरे साथ रात में प्राइम टाइम में वो जुड़े थे, तो मैं क्या किसी को ये अंदाजा नहीं था, किसी को खबर नहीं होगी कि ये शायद आखिरी दफा वो स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और किसी हालत में न वो बीमार थे न उन्होंने ऐसा कुछ कहा। और बात जो की वो बहुत अहम मुद्दे पे बात की। मैं आपको बता रही थी कि उनकी जो सोच रही है हमेशा से, जो उनकी रिपोर्टिंग में झलकती रही है, वो एक बार फिर सामने आया जब उन्होंने पेट्रियार्की पे बात की। किस तरह से एक पितृसत्तात्मक सोच है, किस तरह का समाज है और कैसी जरूरी बातें, एक जरूरी कॉन्वर्सेशन शुरू करने की जरूरत है। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में बात हो रही थी जो कांग्रेस ने टिकट दिया है उन महिलाओं को जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, और इस संदर्भ में हमारी बात हो रही थी, जिसके लिए मुझे लगा कि कमाल से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश को उन्होंने इतने नजदीक से, इतने समय से देखा और इतनी बारीकी से समझा वहां की सियासत को। तो इस वक्त यह सुबह में जब हमें ये खबर मिली, मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि यकीन नहीं हो रहा है और हमारे पास लफ्ज नहीं है, लेकिन ये वाकई ऐसी खबर है जिस पर यकीन करने का बिल्कुल दिल नहीं है और ये बिल्कुल कोई अनहोनी लगती है कि ऐसा भी हो सकता है किसी भी तरह से। और कमाल की जो पीटीसीज हैं वो वाकई लेजेंडरी रही हैं और लोग उनको याद करते हैं। बतौर एक रिपोर्टर उनकी पहचान या उनकी शोहरत जो है वो किसी उस एंकर से कम नहीं रही जो स्टूडियो में हर रोज नजर आते हैं। उनको इतने लोग, इतने उनके फैंस और इतने चाहने वाले, मैं जहां जाती थी वहां मिलते थे, लोग याद करते थे अलग से कमाल खान को। इतनी बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग रही है और अक्सर उनके पास मौके के लिए कोई ना कोई शेर होता था। हमेशा बहुत ही खूबसूरत लफ्जों में वो अपनी बात कहते थे और मैं वाकई ज्यादा कुछ, इतने दिनों तक हमारा साथ रहा है और इतनी बार हमने साथ काम किया है, लेकिन इस वक्त इस मौके पे मुझे एक बार बार वो शेर याद आ रहा है, हैरत इलाहाबादी का शायद शेर है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये बस यही मैं कह सकती हूँ और उससे ज्यादा कुछ कहने के लिए इस वक्त है नहीं। बिल्कुल, हम में से किसी के पास भी शब्द नहीं है कमाल खान सर को लेकर। कल तक मैं आपको बता दूं कि बतौर पत्रकार वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। कल जिस तरह से उन्होंने जो स्टोरी फाइल की वो भी हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कमाल खान सर से ज्यादा शायद ही कोई जानता होगा। कल की उनकी जो खबर थी वो हम आपको भी दिखाते हैं। योगी सरकार के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी भी आज बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। धर्म सिंह सैनी पिछड़ी जाति से आते हैं। धर्म सिंह सैनी सहारनपुर की नकुड़ सीट से एमएलए हैं। सैनी 2002, 2007 और 2012 में बीएसपी से चुने गए। वह 2017 में बीजेपी के टिकट पर जीते। सैनी ने 2012 और 2017 में कांग्रेस के इमरान मसूद को हराया था।
सैनी बीएसपी और बीजेपी दोनों सरकारों में मंत्री बने। सैनी ने भी अपने इस्तीफे की वजह स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह ही दलितों, पिछड़ों, किसानों की उपेक्षा बताया है। अखिलेश यादव ने उनके साथ अपनी फोटो ट्वीट कर लिखा कि सामाजिक न्याय के एक और योद्धा धर्म सिंह सैनी जी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह व बल मिला है। सपा में उनका ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 22 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्पीड़न जिस तरीके से हो रहा था, ये आवाज बुलंद करी थी विधायकों ने, मंत्रियों ने, लेकिन इसे दबा दिया गया था। अलग अलग ग्रुप में बुला करके सरकार ने अपने दबाव में लेकर के उनकी आवाज बंद कर दी गई थी। उसी दिन से सबने तय कर लिया था कि सही समय आने पर हम जो है इसका जवाब देंगे और इसी का सिलसिला आज शुरू है। सबसे पहले बीजेपी छोड़ने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बंगला इस दल बदल का केंद्र है। सुबह से ही यहां तमाम तरह के असंतुष्टों की भीड़ लग जाती है। औरैया के विधूना से विधायक विनय शाक्य भी आ जाए और बांदा की तिलवारी सीट के ब्रजेश प्रजापति भी, लेकिन आज सबसे पहले इस्तीफा देकर यहां पहुंचे फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से बीजेपी एमएलए मुकेश वर्मा। ये बाबा नहीं बवाल है, ये भाजपा के काल हैं। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, शोषितों के साथ, इवन दैट स्टूडेंट के साथ भी, किसानों के साथ, जो उनका हक था, जो उन्हें मिलना चाहिए था, इन्होंने केवल और केवल उनका लिया, उन्हें कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में बीजेपी मंत्री और विधायक पार्टी छोड़ देंगे। मैं ऐसा बैटिंग करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज सबको जीरो पे आउट करके उनको उत्तर प्रदेश से बाहर करने का काम करूंगा। पिछले 3 दिनों में बीजेपी के 3 मंत्रियों 7 विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है। 11 जनवरी को मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, एमएलए भगवती सागर, एमएलए रोशनलाल वर्मा और एमएलए ब्रजेश प्रजापति। 12 जनवरी को मंत्री दारा सिंह चौहान, एमएलए अवतार सिंह भड़ाना। 13 जनवरी को मंत्री धर्म सिंह सैनी, एमएलए विनय शाक्य, एमएलए मुकेश वर्मा और एमएलए बाला अवस्थी ने पार्टी छोड़ी। दरअसल बीजेपी ने अपने विधायकों की जीतने की संभावना पर 3 सर्वे कराए हैं। इनमें प्रदेश बीजेपी के अलावा केंद्रीय बीजेपी के सर्वे भी हैं। पार्टी पहले 150 विधायकों के टिकट काटना चाहती थी, लेकिन नए हालात में 30 से 50 विधायकों के टिकट कटने की उम्मीद है। कुछ ऐसे लोग भी इस भगदड़ में जा रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं और बाकायदे उन्हें मालूम हो चुका है कि भाजपा उन्हें टिकट नहीं देने जा रही है। कई केंद्रीय नेतृत्व ने उनको बुला के कह भी दिया है कि आप तलाश दीजिए अपनी जगह, तो वो लोग भी जा रहे हैं। लेकिन यदि इस तरह के लोगों को समाजवादी पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से उसका नुकसान ही होगा। इस्तीफे अगर चुनाव के टाइम पे हो तो जाहिर है कि उसके ऊपर कई सवाल उठते हैं, लेकिन ये भी सच है कि इतने बड़े पैमाने पे पिछड़े तबके के मंत्रियों और विधायकों के बीजेपी छोड़ के दल बदल करने का असर जरूर होगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। पत्रकारिता के लिए जिस तरह से पैशन कमाल खान सर में था, वो हम सभी के लिए एक उदाहरण है। हमारे साथ नेशनल एडिटर मनीष कुमार जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आप भी कई सालों से उनके साथ काम कर रहे हैं। आज सुबह जब ये खबर आई, हम में से कोई भी इसे विश्वास नहीं कर पा रहा था। देखिए, कमाल भाई जो थे न केवल मेरे सहयोगी रहे, बल्कि मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरे पत्रकारिता जीवन के मेरे सबसे करीबी मित्रों में से एक थे और मेरी कम से कम हफ्ते में 1-2 बार उनसे जरूर किसी न किसी विषय पर बातचीत होती थी। और मैं आपको बता दूं कि वो न केवल पत्रकारिता में एक मिसाल थे। देखिए, पत्रकार तो कई आते हैं जाते हैं, लेकिन भारत का जो टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री है उसमें अब कोई दूसरा कमाल खान नहीं होगा। कमाल खान की बहुत सारी विशेषताएं थी। एक जो सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी मुद्दे हुए उसकी जितनी संजीदगी से उन्होंने रिपोर्टिंग को जिस प्रकार से उन्होंने दर्शकों के सामने लाया, वो एक तरह का मिसाल था। क्योंकि
हम लोग जो जब से ये भारत में 1995 में इंडिपेंडेंट टेलीविजन नेटवर्क आया, न्यूज टुनाइट शुरू हुआ, बाद में आज तक आया, उसके बाद में स्टार न्यूज और जी न्यूज सारे चैनल्स भी आए, लेकिन कमाल खान की जैसा जो रिपोर्टिंग का जो उनका स्टाइल था उसकी मिसाल सारे न्यूज रूम में दी जाती थी। और वो उसका एक बड़ा कारण ये था कि कमाल बहुत ही उम्दा इंसान थे और हर विषय के जो भी विषय होता था, क्योंकि उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के हर पहलू को, वो चाहे मंडल का दौर हो या कमंडल का दौर हो, उसको बहुत नजदीकी से उन्होंने देखा था और उसका जो विश्लेषण वो करते थे वो दर्शकों के सामने उसकी एक अमिट छाप छोड़कर चले जाते थे। और मैं आपको बता दूं, निजी जीवन में भी वो काफी डिसिप्लिन आदमी थे। आज किसी को भी ये विश्वास नहीं हो रहा है जो कमाल कल रात के 9:30 बजे तक अपने स्टूडियो से लाइव कर रहे हो, अचानक उनका चला जाना, किसी को ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कमाल अपनी हेल्थ को लेके भी काफी एक तरह से कॉन्शियस रहते थे कि क्या करना है, कैसे खाने पीने में भी वो काफी सावधानियां बरतते थे। और एक जहां तक मुझे जानकारी है, पिछले वर्ष उन्हें कोरोना हुआ था, उसके अलावा उनको कोई किसी भी तरह की का कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं था जिससे कि लगे कि हाँ कि उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा हो। काफी फिट इंसान थे। और उससे भी ज्यादा मैं आपको बताऊं कि टेलीविजन में जो उनकी जो रिपोर्टिंग होती थी या वो अगर फोनो ही कर रहे हो तो उसमें चीजों को विस्तार से दर्शकों के सामने या न्यूज रूम में सभी चीजों को विस्तार से देना, ये और घटना का या उस खबर के हर पहलू के बारे में लोगों को बताना या उसको एनालाइज करना। और कभी भी उनका बायस कोई ऐसा कभी भी आप ये कह सकते हैं कि हालांकि वो हमारे संस्थान को रिप्रेजेंट करते थे, उसके कारण उनको काफी इनके साथ जो अभी का जो रीजन है उत्तर प्रदेश के अंदर उनको काफी डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता था, लेकिन वो उनकी रिपोर्टिंग में उसका कभी भी उसके लिए उसको लेके तलखी नहीं दिखती थी। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि हर इंसान जो है अपने अपमान को इस तरीके से आप कह सकते हैं कि नहीं झेल सकता है या उसको उस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन कमाल में उसकी भी एक गजब की क्षमता थी। और वो मानते थे कि चलिए जो लोग हैं, जो अभी का जो रिजिम है, वो अगर इसी बात को लेकर खुश है कि अगर वो मुझे अपने न्यूज कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाता है, मुझे इंटरव्यू नहीं देता है तो ठीक है, लेकिन बीजेपी के भी जो वरिष्ठ नेता थे उनसे उनकी गजब की मित्रता थी और सारे जो नेता थे वो उनकी दोस्ती की एक तरह से उनके कायल थे। और कभी भी हम बात करते थे तो कमाल के बारे में जितनी इज्जत से लोग वहां पर चर्चा करते हो, चाहे लखनऊ हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी नेता दिल्ली में हो, वो कमाल के बारे में उसके पास हमेशा आपको अच्छा ही सुनने को मिलता था। और आप कहीं भी जाए, एक जमाने में मैं आपको बताऊं कि जो युवा रिपोर्टर होते थे या जो जर्नलिज्म क्लासेस में उनके P2C, उनकी रिपोर्टिंग, उसकी एक मिसाल दी जाती थी, उसके बारे में बताया जाता था। बच्चे उसी तरीके की P2C करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि अब दूसरा कमाल नहीं, भारतीय टेलीविजन को, खासकर इंडियन न्यूज टेलीविजन को तो अब दूसरा कमाल देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और ना ही लखनऊ ब्यूरो वैसा होगा जैसा पहले था। यूपी बीजेपी में जिस तरह से मैं आपको बता दूं, हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती भी जुड़ चुके हैं। बाबा, आज सुबह ये खबर आई है, जब ये खबर आई आपको बता दूं, उससे पहले हम भी उन्हीं की खबर दिखा रहे थे टीवी पर, तो शायद कोई बुलेटिन होगा जो कमाल खान सर की खबर के बिना चलता हो। और अब ये जो खबर आई है कि वो हमारे बीच नहीं है। बाबा, आपसे यही कह रहा था कि आज सुबह भी जब ये खबर आई तब हम कमाल सर की ही रिपोर्ट टीवी पर दिखा रहे थे। शायद ही कोई बुलेटिन हो जो उनके बिना पूरा हो सके, और इस तरह की तब खबर आना जब कल तक वो अपनी पत्रकारिता की ड्यूटी निभा रहे थे। सदमा है, हम सब ने, कोई भी सोच भी नहीं सकता है कि आप कल 9 बजे रात में वो लाइव कर रहे थे और इस तरह से सुबह ऐसी एक खबर आ जाए। मतलब एक बहुत बड़ा झटका है हम सब के लिए। बहुत 20-25 साल से
हम लोगों ने उनके साथ काम किया है। एक शानदार पत्रकार तो थे, शानदार इंसान भी थे और कितनी समझ थी उनको भाषा की। और आपको बता दूं कि इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने एमए किया हुआ था, रशियन उन्होंने पढ़ा हुआ था, वो रशियन टीच भी कर चुके थे। तो उनकी जो पकड़ थी भाषा पे, वो जो है वो अपने आप में स्कूल थे, मतलब एक तरह से आप जर्नलिज्म के साथ साथ भाषा की। और वो उनकी हर कहानी में दिखती थी, जो हर कहानी जो दिल को छूती थी उसमें उनके जो शब्दों का चयन था, जो भाषा का प्रयोग करते थे, शब्दों से खेलने की जो एक जो कला होती है वो कमाल भाई में था। और बड़े ही सहज इंसान, हम सब उनके तरफ देखते थे कि आप हमें कुछ सिखा दीजिए, हमारे लैंग्वेज के बारे में हमें कुछ बता दीजिए। कुछ जो वो पीच टू कैमरा करते थे वो पढ़ाया जाता है। कई जर्नलिज्म स्कूल में उनका पीच टू कैमरा जो लास्ट में वो बोलते थे वो पढ़ाया जाता है। तो वो कला है अब जो है काफी कम देखने को मिलती है ही नहीं। आपके जर्नलिज्म में आपको वो शब्दों का चयन, वो सब चीज देखने को मिलेगा ही नहीं। तो एक बहुत बड़ा झटका है पत्रकारिता जगत के लिए, झटका है एनडीटीवी के लिए, तो बहुत बड़ा लॉस है। और हम सब ने आज एक अपना पर्सनल फ्रेंड खोया है, क्योंकि हम 25 सालों से उनके साथ रहे हर किसी मुद्दे पर। अभी कोई भी क्राइसिस हुआ यूपी का, तुरंत कमाल भाई को फोन करते थे, कमाल भाई बताइए अभी जो कुछ भी राजनीतिक संकट चल रहा है इस पे जरा अपना हमें बताइए क्या हो रहा है। तो आप यदि इतने सालों से यदि आप काम करते हैं, और यही बात नहीं है कि केवल हम यूपी की राजनीति की बात करें, यदि आप स्थापत्य कला आर्किटेक्चर की भी बात करते थे तो कमाल भाई के पास इनपुट होता था बताने के लिए कि देखिए इसमें ऐसा है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो कला है, ये जो गुण था उनका, वो देखने को मिलेगा नहीं अब किसी जर्नलिस्ट में, क्योंकि कोई जर्नलिस्ट अब इतना पढ़ता लिखता नहीं है। वो फटाफट की रिपोर्टिंग जो है वो सबको भाती है। लेकिन कमाल भाई जो है उनकी जर्नलिज्म में एक जो ठहराव के साथ जो वो बातें कहते थे वो दिल को छूती थी, वो जो लिखते थे वो दिल को छूता था। और यही बात है कि उनकी एक एक कहानी जो है वो अपने आप में यादगार है। और आप कभी भी जो है उन कहानियों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक कहानी में वो अपना कितना दिल जो है निकाल के रखते थे। बहुत बड़ी क्षति है हम सब के लिए। बिल्कुल बाबा, शायद ही कोई ये विश्वास करेगा कि इस तरह से कुछ होगा, क्योंकि आज कल रात 9 बजे प्राइम टाइम में भी वो मौजूद थे और अपनी वो बता भी रहे थे कि किस तरह से क्या कुछ वो देख रहे हैं, अपनी जिस तरह से उनकी एक एक्सपीरियंस रहा है वो भी शेयर कर रहे थे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा सर जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, ये सुबह जो खबर आई है आज वही हम शायद किसी के पास शब्द होंगे बयां करने के लिए कि आप बाबा अगर आप हैं हमारे साथ अभी भी, तो बाबा आप तो काफी समय तक तो एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश सर जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आप लगातार कमाल खान सर से टच में भी रहे हैं, उनसे संपर्क भी करते रहे हैं, उनसे बातचीत भी करते रहे हैं, और शायद ही किसी के पास कोई शब्द बचे हैं जिस तरह से सुबह ये खबर आई है, क्या कहेंगे आप? सोशल मीडिया पे भी मैं आपको बता दूं कि लगातार कई लोग कमाल खान सर के बारे में लिख भी रहे हैं। डीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी अभी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि एनडीटीवी से जुड़े प्रतिष्ठित व जाने माने टीवी पत्रकार कमाल खान के अचानक ही निधन की खबर अति दुख तथा पत्रकारिता जगत की अपूर्ण क्षति है। उनके परिवार व उनके सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी कुदरत से कामना। तो ये मायावती ने ट्वीट किया है। जिस तरह से बाबा जिस तरह से आप भी कह रहे थे कि वो सभी से घुल मिलकर रहते थे और शायद उनकी तरह अभी पत्रकारिता, खासतौर पर टीवी पत्रकारिता में कोई वापस आएगा, तो एक बहुत बड़ा लॉस ना केवल एनडीटीवी के लिए और सभी के लिए।
बाबा मैं कह रहा हूँ कि हिंदी पत्रकारिता या पत्रकारिता जगत के लिए ये सबसे बहुत बड़ी क्षति है। एक तो देखो आप उनकी रिपोर्टिंग को देखो, उनकी भाषा को देखो, उनके बोलने के लहजे को देखो, उनका शब्दों पर कमांड देखो आप। उसके अलावा जो इस सबसे भी अधिक आपको एक जो आदमी को बड़ा बनाता है वो क्या है? आपका बिहेवियर है। जो लखनवी तहजीब जो होती है, बात करने का लहजा, आपने कभी नहीं सुना होगा कमाल खान को किसी को ऊंचे लहजे में बोलते हुए। तो वो जो तहजीब के साथ बातचीत करना, वो जो एक गुण होता है आदमी में, वो किसी को सिखाया नहीं जा सकता, वो आप में है। आप उसको किसी को टीच नहीं कर सकते। तो वो सब गुण जो है वही आपको बड़ा बनाती है, और वही कमाल खान को जो है बाकी जर्नलिस्टों से, बाकी पत्रकारों से बड़ा बनाती रही। और यही वजह है कि उनके काम पे तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता था ना। मतलब उनको इतना कुछ उन्होंने किया, अलग अलग हर एक स्टोरी, चाहे कोई भी स्टोरी हो, लगता नहीं था कि कमाल भाई के पास इसमें कोई इनपुट में कमी है। वो हर चीज पर उनका कमांड रहता था, और शब्दों के बाजीगर थे, खेलते थे शब्दों के साथ। और यही बात है कि उर्दू पे भी कमांड है। जैसा मैंने कहा ना, इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया हुआ था उन्होंने, और रशियन में भी उन्होंने शिक्षा ली थी, और रशियन लैंग्वेज भी वो उन्होंने पढ़ाया था बहुत साल पहले। तो आप एक आदमी में इतना गुण होना जो है काफी विरले है। और एक एनडीटीवी के लिए, हम सब के लिए, और उनका जो व्यवहार रहा, जब भी आप लखनऊ जाओ जिस ढंग से वो स्वागत करते थे, और स्टोरी पर गाइड करते थे, क्योंकि जो दिल्ली से जर्नलिस्ट जाता है उसको बहुत चीज मालूम नहीं होता था। वो गाइड करते थे कि ये कर लीजिए। कभी तू तराक में कभी उन्होंने किसी को बोला हो मुझे नहीं ध्यान है। हमेशा आप करके, बड़े छोटे को आप ही करके बोलते थे। तो ये जो गुण है ना, यही आपको बड़ा यही कमाल भाई को जो है बड़ा बनाती रही हमेशा जिंदगी भर। अब उनके जाने के बाद निश्चित रूप से हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल बाबा। और हमारे साथ 24/7 के एग्जीक्यूटिव एडिटर संकेत भी जुड़ गए हैं। संकेत, आप लखनऊ ब्यूरो में काम भी कर चुके हैं कमाल खान सर के साथ, और इस तरह की जो खबर सुबह आई है, आपने भी पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, उनके साथ काम भी किया है। मुझे याद है आपने मुझे भी बताया था उनके काम के बारे में, किस तरह से वो पीटीसीज करते हैं। आज सुबह ये जो खबर आई है उसके बाद शायद ही किसी के पास कोई शब्द बचे हैं। में कि हुआ क्या है, समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। क्योंकि जो कमाल सर को जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो बेहद हेल्दी, बेहद स्वस्थ रहने वाले इंसान, जिनमें कोई ऐब नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आदमी ये कंक्लूड करे कि ये शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये एक सदमे की तरह था हम सब के लिए, एनडीटीवी परिवार, कि ये कैसे हो गया। कमाल खान एक पत्रकार नहीं, अगर आप लखनऊ में किसी से भी बात करें तो वो बताएंगे वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। जब भी कोई नया रिपोर्टर, मैं भी 2006 में जब लखनऊ ब्यूरो गया और उसी ब्यूरो में उनके साथ काम किया जिस ब्यूरो के वो ब्यूरो हेड थे, मेरे लिए एक दिन एक लर्निंग एक्सपीरियंस था सोहित। 2 साल तक ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनका जो वर्किंग डेस्क है उसके एकदम बगल वाली सीट पर बैठ करके और रोज उनको स्टोरी को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, क्या बोला जाए, फोन पर बात करना, लगातार इंफॉर्मेशन लेते रहना, और उसके बाद उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और एक पर्सपेक्टिव देने के लिए उनका किसी को फोन करके एक कोई शेर या एक कोई कविता के बारे में जद्दोजहद करना कि ये शब्द नहीं, ये शब्द बोलना चाहिए, ये इस जगह ये फिट होगा। इस तरीके की डिटेलिंग एक न्यूज के लिए आज के इस दौर में सोहित इतनी फुर्सत ही नहीं है किसी के पास कि आप समय निकाल करके ये सब करें, लेकिन वो इस चीज को तवज्जो देते थे। और ये तो एक एस्पेक्ट था उनके जीवन का। दूसरी चीज ये है कि एक छोटी सी डायरी हमेशा वो रखते थे अपने पास, और वो लगातार वो डायरी वो उसको बदलते रहते थे क्योंकि वो जल्दी जल्दी भर जाती थी। कहीं भी किसी स्पॉट पे जाके, वो दौर ही अब खत्म हो गया है जब लोग डायरी लेकर के चलते थे और कुछ भी अगर हो रहा हो तो उसको नोट डाउन कर लें।
अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाते थे तो एकदम जो वीडियो जर्नलिस्ट है उसके पास बैठते थे कि जब किसी नेता ने कुछ बोला तो वो मुड़ करके अपने वीडियो जर्नलिस्ट राजेश गुप्ता को या रमेश चंद जोशी जो पहले हमारे सीनियर कैमरामैन थे लखनऊ ब्यूरो में, उनको मुड़ करके, या खुर्शीद को या रमेश को, हमारी इस टीम के लोगों को वो तुरंत मुड़ के कहते थे काउंटर नंबर बताओ, ताकि बाद में मुझे वो जो बोला गया है वो ढूंढने में आसानी हो। ये डिटेलिंग अब आपको नहीं मिलेगी और अभी लोगों को ये बड़ा विचित्र भी लगेगा कि ये कैसे जर्नलिज्म हो रहा है, लेकिन वो कमाल जी करते थे और उन्हीं से हम लोगों की आदत लगी। कोई भी कोर्ट का केस अगर आए लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो वहां पर बाहर चाय की दुकान पर बैठे वो एक चौकड़ी जमा लें जिसमें वो हर किसी को बताएं कि इसमें इस तारीख को ये कैविएट फाइल हुआ था, इसमें इस तारीख को ये हुआ था, और हम सब लाइव पे जाने से पहले नोट्स लेते थे। इसीलिए मैंने ये बोला कि वो पत्रकार नहीं थे। हम जितने भी लोग उस ब्यूरो में काम किए हैं और जो लोग दिल्ली से भी आते थे या वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार थे, उनके लिए कमाल खान एक इंस्टीट्यूशन थे, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन थे, और उनका इस तरीके से चले जाना ये बेहद रूप से शॉकिंग है। मतलब अभी भी मैं कैसे आपसे बात कर रहा हूँ मैं समझा नहीं सकता, मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप ये समझते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, और जब सुबह सुबह ऐसी खबर आ जाए, जब हमारे सुनील सैनी सर ने जब ये खबर दी तो रिएक्ट करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, सदमा जाहिर करें, कुछ उनके बारे में बोलें या बस चुप पकड़ लें। तो 2 घंटा तो यही अंदाजा लगाने में लगा है कि ये हुआ क्या है, पर ये बहुत बहुत बड़ा लॉस है, ये जर्नलिज्म के लिए बहुत बड़ा लॉस है, और एनडीटीवी परिवार के लिए और हम सब उन लोगों के लिए जिनके लिए वो एक टीचर थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। उनकी जो टीचिंग्स हैं वो हमारे साथ जरूर रहेंगी। ये जो छोटी छोटी चीजें सोहित मैंने अभी आपको बताई कि वो क्या क्या करते थे, वो डायरी बहुत याद रहेगी, वो शेर बहुत याद रहेंगे। और जाते जाते आपको एक मेरी जो फेवरेट पीटीसी है उनकी वो बता दूं, हिंदी दिवस पर 2006 में उनकी एक रिपोर्ट थी जिसमें वो हिंदी दिवस के ऊपर एक स्टोरी बना रहे थे, और वो जो सरकारीकरण, जो राजभाषा होती है हिंदी, जो बहुत ही डिफिकल्ट हिंदी बना देते हैं सरकारी विभाग वाले, उस पर उनकी एक पीटीसी थी जिसमें वो कह रहे थे, और पीछे एक कूड़ेदान था जिसपे लिखा होता अपशिष्ट गृह, जिसमें उन्होंने पीटीसी की थी, और मुझे अभी भी शब्दशः याद है। उन्होंने कहा एक तरफ विदेशी कंपनियां हैं जो अपना सामान बेचने के लिए देश में हिंदी अपना रही हैं, शायद इसीलिए ठंडा मतलब कोका कोला होता है, और एक हम हैं जो अच्छे भले कूड़ेदान को भी अपशिष्ट गृह करके पुकारते हैं, कृपया हिंदी की बैंड न बजाएं। ये अब आप समझ रहे हैं, एक 2006 की पीटीसी जब इस तरीके से जहन में रटी हुई हो, तो अब आप समझ सकते हैं कि वो कैसे कमाल के टीचर्स हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से संकेत ने बताया, और आप भी समझिए कि वो संकेत ने जिस तरह से कहा कि कमाल खान अपने में एक इंस्टीट्यूशन थे, 2006 की पीटीसी उन्हें अब तक याद है। तो ये थे कमाल खान सर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। जी विनोद जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं किस तरह से ये जो खबर आई है आज सुबह उसे लेकर? लेकिन कमाल खान उन चंद चेहरों में से था, जब वो टेलीविजन पे आता था तो अपने दर्शकों को ये आश्वासित करता था उसका चेहरा कि वो उनसे झूठ नहीं बोलेगा। कुछ चेहरे चुंबक होते हैं श्रोताओं के लिए, और कमाल खान उनमें से एक था। मैं भी उनके एडमायरर्स में से था। उत्तर प्रदेश पे जो वो बोलते थे मैं बहुत ध्यान से सुनता था, क्योंकि मेरी नजर में ना सिर्फ वो चलता फिरता लखनऊ थे, पर वो चलते फिरते उत्तर प्रदेश थे। जैसा कि सादत हसन मंटो अपने आप को कहता था, मैं चलता फिरता मुंबई हूँ, उसी तरह से कमाल खान चलते फिरते लखनऊ थे, चलते फिरते उत्तर प्रदेश थे। इंस्टीट्यूशन कहना किसी व्यक्तित्व को मैं समझता हूँ एक अच्छी श्रद्धांजलि होती है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन के अलावा वो टीचर थे, वो एडल्ट एजुकेशन भी किया करते थे मुझ जैसे लोगों के लिए, कम से कम जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है। तो कमाल खान के जाने से मुझे बहुत दुख है। कमाल की जल्दी में निकले तुम कमाल खान, इतनी भी क्या जल्दी थी।
बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि वो चलते फिरते लखनऊ थे, आपके किस तरह से उनके साथ संपर्क रहे हैं, आपके क्या यादें हैं, आपने भी साथ में काम किया है, आपको क्या याद आ रहा है अभी अगर बात करें, क्योंकि अभी संकेत से भी जब बात कर रहे थे तब उन्हें 2006 की वो पीटीसी याद है, तो ये थे कमाल खान सर जो छाप छोड़ जाते थे आपके दिमाग पर ही नहीं बल्कि आपके दिल पर भी। आपकी क्या यादें हैं उन्हें लेकर? मेरी नजर में, मैंने उनके साथ काम नहीं किया लेकिन मैंने उनको बड़ी नजदीक से देखा है, मैं उनसे कई बार मिला जब मैं उत्तर प्रदेश गया। लेकिन जब आपके टेलीविजन पे प्रणय रॉय और शेखर गुप्ता मिलकर ट्रेवल कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो कमाल खान उनके साथ बैठे होते थे और जहां कहीं भी कोई बात फंसती थी तो उसका जवाब उनके पास होता था। वो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जैसे है ना, वैसे थे वो इंसाइक्लोपीडिया, रेडी रखकर ऑन यूपी, अंग्रेजी में उनको कहूंगा। तो ऐसा जो व्यक्तित्व होता है वो हर किसी पे अपनी छाप छोड़ता है, भले ही वो उससे मिला हो या ना मिला हो, उसके साथ काम किया हो या ना किया हो। बड़े बड़े पत्रकार हैं जिनको हम आज भी जानते हैं। अमेरिका में कई बरस हुए वॉल्टर क्रॉन्काइट हुआ करता था। वॉल्टर क्रॉन्काइट अब नहीं है, बड़ी कई बरसों से नहीं है, लेकिन वहां पर एक इज्म बना क्रॉन्काइटिज्म। उसका मतलब ये था कि वॉल्टर क्रॉन्काइट झूठ नहीं बोलता थे। उसकी पहली जो लॉयल्टी है अपनी व्यूअर्स के लिए है, अपनी व्यूअरशिप के लिए, अपने रीडर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और मैं समझता हूं कि कमाल खान ने वो नमूना पेश किया था। इतनी जल्दी ये चले गए, मैं बड़ा हैरान हूं, क्योंकि जरूर मैं समझता हूं उनकी इतनी लिखी थी शायद, लेकिन जितनी भी उनकी लिखी थी उन्हें खूब अच्छे से जी, लोगों को ईमानदारी से बर्ताव किया अपने व्यूअर्स के साथ, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उनकी थी, व्यूअरशिप कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये एनडीटीवी के लिए नहीं, से मैं समझता हूं कि पत्रकारिता के लिए एक बड़ा लॉस है, और खासकर अब उनकी जरूरत बहुत थी। बिल्कुल, 3 दशक से ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश में जो आने वाले चुनाव हैं उस दौरान उनकी बहुत लोगों को, हमको तो हम जैसों को तो थी ही, जो जैसे दिल्ली से, जैसे अभी मनोरंजन बोल रहे थे कि दिल्ली से उठ के हम जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो हमको चाहिए होता है कोई ऐसा गाइडेंस जो कि ईमानदार गाइडेंस हो। और बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 3 दशक से ज्यादा समय तक इसी तरह से उन्होंने सभी लोगों के दिल को छुआ था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये हम सबके लिए गहरे शोक की घड़ी है। कमाल से हम हर दिन बात किया करते थे। कमाल साहब से तब भी बात हुआ करती थी, मैं उनको कमाल साहब बोला करता था। कई बार जब टीवी पे बात नहीं हो रही होती थी, उसके अलग से भी बात हुआ करती थी, और बात इसी बात से शुरू होती थी कि आप फिट कैसे रहते हैं और हमेशा एक ही सुर में कैसे रह सकते हैं। और ये बातें अब कमाल साहब नहीं हैं तब हमें बतानी पड़ रही हैं। हमारे साथ हमारे साथी प्रियदर्शन जी हैं। प्रियदर्शन लगातार हमारी जो कॉपी डेस्क होती है उसको बहुत अरसे से देखते रहे हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। प्रियदर्शन जी, आप कमाल को उस वक्त से जानते हैं जब उन्होंने पहली बार टेलीविजन के लिए अपनी स्क्रिप्ट भेजनी शुरू की होंगी, और आपका और उनका एनडीटीवी के में अरसे से ये रिश्ता रहा है। तो उनकी लिखने की कला सबसे पहले आप तक पहुंचती रही है क्योंकि आप उनको पढ़ते रहे हैं। प्रियदर्शन जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है, फोन कट गया, हम दोबारा फोन लगा रहे हैं उनको। कमाल जो है वो लगातार अपनी बातें कहते थे, और कई बार मैं उनसे अयोध्या वाली जो बात रवीश ने बीच में जिक्र किया था, ऐसे बहुत कम पत्रकार मिलेंगे आपको जो अयोध्या में जाकर अयोध्या के बारे में इतना कुछ जानते हो, इतना कुछ कि वो किताबें लिख सकते हैं। आप उनको अगर सुनते भी रहे तो हो सकता है कई सारी किताबें भर जाए। और ये भी कि उनको हर मौके के लिए कुछ चौपाइयां भी याद होती थी, जो कि बहुत ही विलक्षण प्रतिभा की भी थी, क्योंकि उन्हें तमाम धर्मों की धार्मिक किताबों के बारे में बहुत सारी जानकारियां थी, इतनी जानकारियां जिनके बारे में जो नई पीढ़ी के लोग हैं शायद वो उसका अंदाजा
शायद अंदाजा भी नहीं लगा पाए। कमाल का गाना पूरे एनडीटीवी के लिए अकेले नहीं बल्कि पूरी हिंदी पत्रकारिता, जिसमें उन्होंने नई टीवी के मायने गढ़े, नई परिभाषा लिखी और कमाल जैसा कोई और दूसरा कमाल नहीं हो पाया, इसका भी दुख हम सबको रहेगा। वक्त एक ब्रेक का है। कमाल खान नहीं रहे, वही कमाल खान जिसको टेलीविजन में आप लगातार कई दशकों से देखते रहे, तकरीबन 2 दशक से काफी सक्रिय रूप से उनको देखते रहे। वो कमाल खान जिनकी आवाज को सुनकर बहुत सारे लोग बड़े हुए हैं पत्रकारिता में भी और दर्शकों में भी। वही कमाल खान जिनकी शेर व शायरी की जो आखिरी बातें होती थी वो कई बार बहुत तल्ख भी होती थी और कई बार बहुत ज्यादा सहेजने वाली और समाज को एक दिशा दिखाने वाली भी होती थी। वही कमाल खान नहीं रहे। आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। 3 दशक से दिल छू लेने वाली खबरें करने वाले और समाज को अपने अनूठे ढंग से समझने और समझाने वाले सबसे विशिष्ट और विश्वसनीय आवाजों में से एक हमारे चहेते कमाल खान आज नहीं रहे। ये हम सब के लिए गहरे शोक की घड़ी है, न सिर्फ एक संस्थान के तौर पर एनडीटीवी के लिए बल्कि हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो बेइंतहा प्यार करते थे कमाल खान को। हमारे साथ हमारे साथी प्रियदर्शन जुड़ रहे हैं। प्रियदर्शन जी, आप उन लोगों में से एक हैं जिनके पास कमाल खान की स्क्रिप्ट सबसे पहले आया करती थी और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कमाल के राम प्रोग्राम भी करते थे अयोध्या से, और आप वो व्यक्ति थे जिनके पास सबसे पहले कमाल खान की कॉपीज आया करती थी। कैसी होती थी वो कॉपीज एक पत्रकारिता के लिहाज से, एक समाज को कमाल खान की नजरों से समझने के हिसाब से? ये कमाल खान की कॉपी देखना अपने आप में किसी पत्रकारिता के प्रशिक्षण से गुजरने जैसा होता था। वो जटिल से जटिल खबरों को इतनी सहजता के साथ रखते थे, इतने आसान शब्दों में और साथ में इतनी सहज भाषा में कि हैरानी होती थी। इसके अलावा जो दूसरी बात थी कि खबरों के भीतर वो संवेदना का बहुत गहरा पुट डालते थे और ये चीज सिर्फ इस बात से पैदा नहीं होती थी कि उनको खबर की जानकारी है, उनको उससे कहीं ज्यादा ये पता रहता था कि उसके आसपास की सारी दुनिया उस खबर से कितना प्रभावित हो रही है। इस प्रभाव के बहुत सारे असर थे। एक तो बात ये थी कि कमाल साहब अपने समय और समाज को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। उनका अध्ययन भी बहुत विपुल था। मैं एक घटना आपको बताता हूँ। एक बार उनकी एक स्क्रिप्ट आई थी। वो अमूमन अयोध्या में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर जब बात होती है तो पता चलता है कि वहाँ जो फूल और बाकी कारोबार मुसलमानों के हाथ में और वो हिंदू देवी देवताओं को के लिए सारे इंतजाम करते हैं। ये स्टोरी पुरानी है और सारे चैनलों में एक जैसी चलती है, लेकिन कमाल ने इस स्टोरी में एक नई बात पैदा की। जब वो स्टोरी कर रहे थे तो उन्होंने बाकी सारी हिंदू गंगा जमुनी संस्कृति की तो बात की, P2C करते हुए ये बहुत बड़ी चीज होती है। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ से 100 मील दूर मगहर में वो कबीर सोया है जिसने 600 साल पहले कहा था। अचानक एक छोटी सी रिपोर्ट को वो देश और काल की सीमाओं के परे ले जाते हैं। अचानक हम झटके से देखते हैं कि एक रिपोर्टर कैसे हमको अपने इतिहास की याद दिला रहा है, कैसे वो साझा संस्कृति की बात कर रहा है, कैसे वो एक स्थानिकता को फैला रहा है। ऐसी और भी रिपोर्ट है जो लखनऊ का शील और शालीनता है, मर्यादा है, वो उनकी रिपोर्ट में बार बार झलकती थी। कॉपी उनकी बहुत पुरानी, मुझे याद है 2004-5 में आई थी, जिसमें वो नेताओं की अभद्र भाषा को लेकर बात कर रहे थे। उस बातचीत में वो अलग अलग नेताओं के बयान चलाते हैं कि कौन किस भाषा में बात करता है। लगभग सब गाली गलौज से भरी भाषा। आमतौर पर कोई दूसरा रिपोर्टर होता तो अंत में बोलता, वो उनकी भर्त्सना करता, बोलता क्या राजनीति हो गई है, कैसे नेता हमारे हो गए हैं। कमाल साहब ने तो कुछ नहीं किया। कमाल ने बस इतना कहा कि लखनऊ के शहर से मैं शर्मिंदा, कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो पत्रकारिता की आंख में जो शर्म थी, उसकी जुबान में जो मर्यादा थी, उसके भीतर जो शील और शिष्टता थी, वो कमाल खान के साथ थी।
कमाल खान की भाषा में उनके स्क्रिप्ट में बार बार दिखती है। राम के नाम जो अयोध्या से उन्होंने स्क्रिप्ट की थी, एक बहुत जटिल मामला है अयोध्या का। एक तरफ हम उसकी भव्यता से विभूत रहते हैं, आस्था में डूबे रहते हैं, और दूसरी तरफ उसकी आलोचना में बिल्कुल हथियार उठाने को तैयार। कमाल बिल्कुल बीच की गली में जैसे अयोध्या की आस्था और राजनीति की तर्कशीलता के बीच का रास्ता तलाशते हुए वो अपनी कथा को, अपनी कहानी को एक ऐसे मोड़ पे ले जाते थे जहां आपको इतिहास का भी पता चल रहा है, वर्तमान का भी पता चल रहा है, राम के प्रति आस्था भी जाग रही है, उसकी राजनीति से जुड़े सवाल भी उठ रहे हैं। तो कमाल में जिसको ब्रॉड ह्यूमैनिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, एक गरिमापूर्ण मनुष्यता, एक गरिमापूर्ण इंसानियत, वो कमाल के पूरे लहजे में, उनकी शख्सियत में शामिल थी और इस रिस्क उनकी रिपोर्ट्स में आती थी। उनके स्क्रिप्ट देखना बिल्कुल, जो मैंने शुरू में कहा कि एक तरह के प्रशिक्षण से गुजरना था, और नए रिपोर्टर्स को बिल्कुल देखना चाहिए कितनी तेजी से वो एक एक बारीक बात का क्या बाइट है, कैसे लिखा जाना है, कितनी दूर इस्तेमाल की जानी है, कहाँ पहुंच देना है। मतलब उनको तकनीकी ज्ञान भी पूरा था, भाषा का ज्ञान भी पूरा था, साहित्य, संस्कृति, समाज के सारे पक्षों पे एक संवेदनशील निगाह उनकी थी जो उनकी रिपोर्ट्स में दिखाई पड़ती थी। अभिषेक। बिल्कुल। और प्रियदर्शन जी, टीवी में कमाल खान को इसलिए भी हम सबको याद रखना होगा कि रिपोर्टाज किस तरीके से किए जा सकते हैं, लंबी रिपोर्ट किस तरीके से बेहद दिलचस्प बनाई जा सकती है और आपको बांधे रख सकती है। ये कमाल खान से सीखने वाली बात थी तमाम लोगों के लिए। उनके दर्शक उनको बेइंतहा मोहब्बत यूं ही नहीं किया करते थे, क्योंकि बहुत सामान्य भाषा में, जिसका जिक्र प्रियदर्शन कर रहे हैं कि कैसे आपको आपकी भाषा में, घर की भाषा में एक बात समझाई जा सकती है, वो कमाल खान समझा सकते थे। वो हमारे बीच में नहीं रहे। वो शख्स जो आपको लगातार उत्तर प्रदेश से दिखाई देते रहते थे, और अभी से नहीं, जब से एनडीटीवी ने अपनी ब्रॉडकास्टिंग शुरू की तकरीबन तभी से। और उत्तर प्रदेश में कमाल एनडीटीवी थे और एनडीटीवी कमाल थे, और वो कमाल के भी थे। हमारे साथ हमारे साथी अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, आज हमने अपने एक साथी को खोया है और टीवी पत्रकारिता के एक ऐसे चेहरे को भी खोया है जिसने बहुत कुछ सिखाया है और अपने दर्शकों को एक तरीके से मोह लेने की कला भी थी उनके पास। बिल्कुल अभिषेक, मैं उनको, कमाल को आज सुबह इसी तरह से याद कर रहा था। जब से हमारा चैनल शुरू हुआ एनडीटीवी इंडिया, पहले दिन से हमारा उनका साथ रहा। हालांकि जब मैंने ज्वाइन किया था तब वो पहले से ही एनडीटीवी में काम कर रहे थे, अपनी पहचान बना चुके थे। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ की राजनीति की रफ्तीली राहें हैं, इतनी विषम परिस्थितियां हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है, उसको पहली को सुलझाना, दर्शकों के सामने सहज सरल शब्दों में रखना, ये सिर्फ कमाल खान ही कर सकते थे। मेरी जब भी उनसे बात होती थी, मैं हमेशा उनको कहता था, कमाल भाई आप कमाल के हैं, न सिर्फ कमाल के पत्रकार हैं बल्कि कमाल के इंसान भी हैं। उनके हर चीज में कमाल था, उनकी भाषा में कमाल था, उनकी पत्रकारिता में कमाल था, उनकी बातों में कमाल था, हर तरह से वो कमाल के इंसान थे। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है अभिषेक, जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक पत्रकारिता को बेहद सरल शब्दों में दर्शकों को समझाया। 2 दशकों तक एनडीटीवी इंडिया के साथ और उससे पहले भी वो लगातार काम करते रहे हैं। और जिस तरह से उनकी रिपोर्टिंग में वो शेर व शायरी का इस्तेमाल करते थे, कविताओं का इस्तेमाल करते थे, दर्शकों को बांध लेता था। जब राम मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, तब जब उनकी रिपोर्टिंग थी और जिस तरह से उन्होंने पूरे राम मंदिर के और अयोध्या के विवाद के बहुत ही सरल शब्दों में दर्शकों को समझाया, वो अपने आप में एक सहज का रखने वाली बात है। आज सुबह से मेरे पास कई पत्रकारों के फोन आए हैं जिन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की है कमाल को, और उन्होंने कई ऐसे रिपोर्टर भी हैं जिन्होंने कहा कि सर हमने तो अपनी पूरी पत्रकारिता का कहरा ही कमाल खान की रिपोर्टिंग को देखते हुए सीखा। हमने उन्हें देख करके सीखा कि किस तरह से आज की जो टीवी पत्रकारिता हो गई है, जहाँ पर कि आपकी आवाज कितनी ऊंची जाती है, कितने जोर से आप चिल्ला सकते हैं, यही आपकी पत्रकारिता का पैमाना बन गया है, सफलता का पैमाना बन गया है। वहां पर कमाल खान ने एक संयत भाषा में, एक संवेदनशील तरीके से और हर तरीके से किस तरह संतुलित रह करके आप पत्रकारिता कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जमीन से जुड़े रहकर आप पत्रकारिता कर सकते हैं, ये उन्होंने कर करके दिखाया।
और यही कारण है कि कई ऐसे पत्रकार जो आज स्थापित हैं, लेकिन वो कमाल को देखते हुए बड़े हुए, और उन्होंने कहा कि किस तरह से वो सीखते रहे हैं कमाल भाई की रिपोर्टिंग को देखते हुए। मुझे याद है कि जब हमारा चैनल एनडीटीवी इंडिया शुरू हुआ था आज से करीब 19 साल पहले, तब शुरुआत में कार्यक्रम रखा गया था जिसकी वो सोच समझ कर कल्पना की गई थी कि मानसून जो है उसका पीछा किया जाए, कि किस तरह से मानसून शुरू होता है केरल से और किस तरह से उत्तर भारत तक आता है, और हर जगह जाकर के मानसून को पूरी तरह से उसका पीछा किया जाए, किस तरह से मानसून भारत के हर राज्य में और हर जनमानस की संस्कृति को और उनकी बातों को, उनके जीवन को प्रभावित करता है। कमाल खान को वो जिम्मेदारी दी गई थी, और मुझे याद है कि उनका हर जो एपिसोड था, जहां हर राज्य में जाकर के उन्होंने किया था, वो आज भी हमारे आर्काइव्स में होगा, और वो कभी जब रिलीज हो दर्शकों को देखने को मिले, वो एक सहज का रखने की वस्तु है, ये समझने की कि किस तरह से भारतीय संस्कृति को उन्होंने मानसून के साथ किस खूबसूरती के साथ जोड़ा था, और वो वाकई हमेशा याद रखने वाली बात है। उन्हें कई सम्मान मिले, कई बड़े पत्रकारिता के सम्मान उन्हें दिए गए, लेकिन जब उन्हें दिया गया तो मैंने हर बार उनसे यही शिकायत की फोन करके, और उनको बधाई देते हो कि कमाल भाई मुझे शिकायत यह देने वालों के प्रति कि उन्होंने बहुत देर कर दी, कि आपका जो योगदान रहा है पत्रकारिता में उसको मानने में, उसको एक्नॉलेज करने में उन्होंने काफी देर कर दी, पर वो हंस के हमेशा इस बात को टाल देते थे, और लोग उन्हें याद करते हैं। आज भी जब मैं सुबह से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर देख रहा हूँ, श्रद्धांजलि देने का तांता लगा हुआ है, कई मुख्यमंत्रियों ने उनको श्रद्धांजलि दी है, मायावती जी ने श्रद्धांजलि दी है, और भी कई वरिष्ठ जो राजनेता उन्होंने दी है, वरिष्ठ पत्रकारों ने दी है, कई फिल्मी हस्तियों ने उनको श्रद्धांजलि दी है, और सबने उन्हें अभिषेक याद रखा है एक बेहतरीन इंसान की तरह, एक बेहतरीन पत्रकार के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान, एक ऐसा इंसान जिसमें लखनवी तहजीब कूट कूट करके भरी हुई थी, जो ये दिखाता था शिद्दत के साथ, लखनऊ आने वाले हर व्यक्ति को अपना मेहमान मानता था, उन्हें अपने शहर का दौरा करवाता था, बताता था कि लखनऊ की क्या रिवाज है, क्या संस्कृति है, किस तरह से लखनऊ की अदब है। और ये वो इंसान जिसको कभी हमने ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुना, जो हमेशा अदब के साथ अपने साथ काम करने वालों के साथ बात करते, और हमेशा उनकी मुझे एक बात याद रहेगी, जब भी उनसे कई बार जब मैं डेस्क में इंचार्ज रहा और चैनल का मुझे कुछ समय के लिए संभालने का मौका मिला, तो उनसे अभी बात होती थी, कहता था कि कमाल भाई आइए रिपोर्टिंग कर दीजिए, ये कर दीजिए। तो कई बार वो अपनी छुट्टियों को लेकर के बोलते थे कि देखो भाई अखिलेश इतने दिन हो गए मैंने छुट्टी नहीं ली, मैंने ऑफ नहीं लिया, लेकिन क्या पता था अभिषेक की हमेशा के लिए वो इस तरह का इतना लंबा ऑफ लेकर चले जाएंगे। बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं कि पत्रकारिता के दौर में अखिलेश एक ऐसा दौर भी आया कि तब जब खबरों को छोटा करने का दबाव बहुत ज्यादा था और छोटी रिपोर्ट्स को लेकर बहुत दबाव होता था। तो एक बार कमाल खान साहब को मैंने फोन किया, मैंने कहा कि ये छूट आपको क्यों मिलती है कि आप लंबी रिपोर्ट कर सकते हैं, आप देखिए कि, तो उन्होंने कहा कि मैं जो बात समझाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ वो कई बार बहुत छोटे में मैं बता नहीं सकता हूँ, समझा नहीं सकता हूँ, तो मुझे तो वक्त चाहिए होगा। और देखिए कि उनकी रिपोर्ट्स बेहतरीन होती थी, और शायद कमाल खान को ये छूट हमेशा रही कि वो अपनी बात अपनी तरीके से करते रहे, क्योंकि वो अपने आप में एक खुद की विधा थे, और उस विधा के साथ कभी भी किसी ने छेड़छाड़ करने की कोई कोशिश नहीं की उस तरीके से। उनकी लंबी रिपोर्ट्स, रिपोर्टाज हमेशा याद किए जाते रहेंगे। कई बार हमें अपनों के जाने की खबर पढ़नी पड़ती है, और यही वो दुख की घड़ी है जिसमें हमें हमारे साथी कमाल खान के जाने की खबर पढ़नी पड़ रही है। कमाल 3 दशकों तक एनडीटीवी, आप 2 दशकों से ज्यादा एनडीटीवी में और उससे तकरीबन 3 दशक की पत्रकारिता में आपने सबने उनको बहुत करीब से देखा भी है। एक तरीके से उत्तर प्रदेश में वो एनडीटीवी थे और एनडीटीवी वही थी, और उनकी नजर से आपने उत्तर प्रदेश को देखा है, देश के बहुत पेचीदा सवालों को भी देखा है, जैसे कि अयोध्या के मसले को भी देखा है। 3 दशक से दिल को छू लेने वाली खबरें करने और समाज को अपने अनूठे ढंग से समझने समझाने वाले हमारे साथी और विश्वसनीय आवाज हमारे सबके चहेते कमाल खान आज नहीं रहे। कल तक वो टीवी पर थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमें समझा रहे थे कि किस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हालात हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से भी वो बात कर रहे थे, और आज हम सब उनके
जाने पर गहरे शोक में है। ये सिर्फ एनडीटीवी बतौर संस्थान का एक नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत बड़ी नुकसान है, क्षति है, और इस दर्द में, दुख में वो सब भी हमारे साथ शरीक हो रहे हैं। हमारे साथ ही अजय जो कि वाराणसी में है, उनका वास्ता बहुत ज्यादा पड़ता था कमाल खान से, और अभी से नहीं, बहुत लंबे अरसे से कमाल के साथ अजय जुड़े हुए हैं। अजय, कमाल को आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसलिए भी समझ पाते थे कि कई बार ऐसा भी होता था कि उनकी जगह पे आपको लखनऊ भी भेजा जाता था जब वो छुट्टी पर जाते थे, और उनके साथ आपका वास्ता बहुत ज्यादा पड़ता था पिछले लंबे अरसे से। बिल्कुल अभिषेक, आपको बताएं कि आज जो है वो मतलब मन इतना भारी है कि कुछ कह सकने की स्थिति नहीं है। सिर्फ आंख से एक जो आंसू के जो शब्द होते हैं वही बयां हो रहे हैं, और खासतौर से मेरे लिए तो यह बहुत ही बड़ी व्यक्तिगत क्षति थी। 1999 से मैं उनके साथ जुड़ा था, तब जो है वो एनडीटीवी जो है वो एक इंग्लिश चैनल था, 2003 में हिंदी चैनल आया, लेकिन उसके पहले से हम उनके साथ जुड़े थे। वो मेरे साथ मतलब इलाहाबाद में उस समय बहुत सी कवरेज करने के लिए आते थे, और उनके बारे में मैं क्या कहूँ, जब वो एक अपने यहाँ जब मौसम की रिपोर्टिंग हो रही थी, जब कमाल खान उसको लेके चल रहे थे, तो बनारस में जब वो आए थे तो उन्होंने एक पीटीसी की थी जो मुझे आज बरवस बहुत बेहद याद आ रही है सुबह से, जिसको उन्होंने बोला था कि बनारस के आसमान के बादलों का दिल भी पसीजा तो है, पर अभी टूट के बरसना बाकी है। कमाल चले गए, हम सबकी आंखों में एक आंसू जो टूट कर बरस रहे हैं वो छोड़ करके चले गए। उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसी खबर सुनने को मिलेगी। इस तरीके की चीजें देख करके मन में मतलब सुबह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जा सकता है। कमाल अपने आप में पूरे एक स्कूल थे। मेरे साथ का जो सागिका था, आप उसे ये कह सकते हैं कि कब मेरे अंदर कमाल समा गए मुझे खुद नहीं पता चला। 1999 का वो सफर था जब से हमने उनके साथ शुरू किया। 2000 से एक एक छोटी छोटी चीज वो जिस तरीके से सिखाते थे, जिस तरीके से वो रिपोर्टिंग की एक एक विधा बताते थे, और धीरे धीरे कब मेरे अंदर कमाल समा गए मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं बहुत सी चीजें लिखता था तो कई लोग ये कहते थे कि तुम कमाल की कॉपी करते हो। खुद कई बार कमाल जी से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि कभी कभी तुम कॉपी करने लग जाते हो। मैंने कहा कि मैं कब आपको आत्मसात कर लिया या कब वो हो गया मुझे पता ही नहीं चलता है। तो इस तरीके से कमाल लोगों के दिमाग में, दिलों में और रगों में छा जाते थे। उनका जो है ये एक इस तरीके का उनका वो था, कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में बहुत सहजता से, बहुत आसानी से बात करते थे। कमाल के कमाल थे जिनका कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आज मेरे पास उनके लिए बहुत कुछ कहने को है कि पूरे दिन कहा जा सकता है, उनके लिए बोला जा सकता है, उनकी एक बात पर बोला जा सकता है। रिपोर्टिंग में किस तरीके की गिरावट हुई उस पर कितनी बातें होती। अक्सर वो बनारस आते थे, बनारस उन्हें बहुत प्यारा था और वो 80 घाट पे रुकते थे और बनारस को बहुत तहे दिल से करते थे। आज सुबेरे से बनारस में उनके चाहने वाले न जाने कितने लोगों के फोन आ रहे हैं और सबके दिलों में सिर्फ कमाल की ये चले जाने का गम दिखाई पड़ रहा है। अभिषेक, बिल्कुल इस दर्द की घड़ी में हमारे दर्शक भी हमारे साथ हैं, क्योंकि कमाल का सिर्फ ये मसला नहीं था कि वो एक बेहतरीन पत्रकार थे, एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। बहुत बार ऐसा होता था कि कमाल मुझे फोन करते थे किसी की मदद के लिए। मुंबई में कोई बीमार है, किसी को कैंसर हो गया है और उनके कोई रिश्तेदार है और उनको कोई मदद चाहिए, तो उन तमाम लोगों के लिए कमाल फोन उठाते थे और मुंबई में मुझे अपने एक साथी के तौर पर फोन करके बता देते थे, बोलते थे कि फला फला आदमी है, उसकी आप कुछ मदद कर पाए तो आप जरूर कर दीजिएगा। तो एक तो पत्रकारिता का धर्म जो होता है वो तो करते ही थे। दूसरी बात ये भी है कि कमाल ज्ञान के भंडार थे, क्योंकि आपने उनकी पीटीसीज को सुना है, उनको चौपाइयों का पाठ करते हुए सुना है, उनको कुरान को कोट करते हुए सुना है, उनको आपने गीता को कोट करते हुए सुना है। कमाल थे, शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है।
हम अपनों के जाने की खबरें यूं नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आज पढ़नी पड़ रही है। कमाल खान हमारे बीच नहीं रहे। एनडीटीवी के लिए अकेले ये गहरे शोक की घड़ी नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी है जिन्होंने कमाल को सुना है, कमाल की रिपोर्ट्स को देखकर बड़े हुए हैं और कमाल को एक तरीके से कमाल की नज़र से न सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि देश की कई सारी चीज़ों को देखा है। कमाल का जाना हम सब के लिए एक बेहद दुख की घड़ी है और 3 दशकों से जो वो पत्रकारिता कर रहे थे उसमें उन्होंने अपनी नज़र से समाज को समझने और समझाने की कोशिश की थी। थोड़ी देर पहले मधुकर उपाध्याय, जो कि वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं बीबीसी में, उनका कहना है कि कमाल खान के बारे में बार बार ये कहना कि कमाल खान थे, ये दरअसल उनकी उन तमाम रिपोर्ट्स के साथ नाइंसाफी होगी जो उन्होंने की है। कमाल अपनी रिपोर्ट्स के जरिए हम सब के बीच में हमेशा रहने वाले हैं। हमारे साथ हमारे साथी उमाशंकर हैं, उमाशंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, कमाल हमारे साथी रहे, कैसे याद कर रहे हैं आप उनको, क्योंकि एक दौर, एक लंबा वक्त हम सब ने मिलकर उनके साथ बिताया है। जी बिल्कुल अभिषेक, कमाल के बारे में मैं कुछ कहूँ, मैं बड़ा छोटा आदमी होऊंगा, क्योंकि कमाल की शख्सियत जो थी, जो वो बोलते थे, जैसा वो दिखते थे, जिस तरह की नफासत थी, जिस तरह से गहराई में उतर के वो बातें करते थे, वो दुनिया ने देखी है। हम और आप बताएं दर्शकों को, उससे पता नहीं चलेगा जो वो बोलते रहे हैं। और कल रात को भी जब वो टीवी पे बोल रहे थे और जब वो अपनी बात रख रहे थे, तो कई सारे उनके चाहने वाले जो थे वो वीडियोज मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहे थे और वो लगातार मुझे भेज रहे थे। एक मैंने शेयर भी किया है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कमाल की जो शख्सियत है वो न सिर्फ देश में, उत्तर प्रदेश में, बल्कि दुनिया के जिस भी देश में मैं गया, कोई न कोई कमाल का नाम लेवा वहां भी मिला। वो भी पूछते थे कि आप उस चैनल से हैं जहां कमाल खान काम करते हैं। अभिषेक, कई बार ऐसा होता है कि संस्थान की पहचान व्यक्ति से होने लगती है। पहले तो संस्थान से व्यक्ति की पहचान बनती है, लेकिन एक स्तर ऐसा आता है जब व्यक्ति से संस्थान की पहचान होने लगती है और कमाल उस स्तर को छू गए थे। तो हम जब भी कहीं जाते थे तो जब उनके बारे में बात होती थी, कोई चर्चा छेड़ता था, कहते थे कि कितनी शायरी वो जानते हैं, कहाँ से वो शब्द लाते हैं। इन सब बातों का हमें जवाब नहीं होता था, हमारे पास जवाब नहीं होता था। आखिरकार वो शख्स कहता था कि उन तक हमारा सलाम या नमस्कार पहुंचा दीजिएगा। मैं कहता था कि जरूर पहुंचा दूंगा। तो ये एक शख्सियत के इस ऊंचाई तक पहुंचना, ये बहुत कम लोगों के बूते की बात होती है। जब भी उनसे कभी फोन पे बात हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई 1 या 2 लाइन में बातों को समझा कर छोड़ दें। बिल्कुल जब तक बारीकी और गहराई से बातों को समझा नहीं देते थे, तब तक उनके पास वक्त ही वक्त होता था। और कई बार ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में, कई बार मैं भी चुनाव कवर करने गया हूँ, उनसे जब भी कोई मदद की उम्मीद होती थी, जब भी उनको एक कॉल कर देते थे, वो बिल्कुल किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी मसले को समझने की बात हो या किसी तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात हो, वो बिल्कुल हमेशा तैयार मिलते थे। जो बात मैंने पहले कही वो फिर कहूंगा अभिषेक की, हम उनकी जो भाषा थी, उसमें जो रवानगी थी, जिस तरह के शब्दों का उनका चयन होता था, उस पर बात करें उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि कमाल खान कैसी बातें करते थे, क्या बात करते थे और किस साबगोई से बात करते थे। कोई भी मसला हो, चाहे अयोध्या की उनकी रिपोर्टिंग की बात हो, दुनिया आज तक मिसाल देती है कि अयोध्या को समझने वाले, अयोध्या के मसले को समझने वाले, अयोध्या पे अपनी बात रखने वाले, इससे ज्यादा उम्दा पत्रकार कोई नहीं। तो बहुत सारी उनकी बातें हैं, बहुत सारी, अभी आपने मधुकर जी को कोट करके बोला कि ये नाइंसाफी होगी कि उनके जाने की बात कहें, उनकी रिपोर्ट के साथ नाइंसाफी होगी। बहुत ही उम्दा बात उन्होंने कही है, सही बात कही है उन्होंने कि उनको याद करने का एक तरीका ये है कि हम उनकी रिपोर्ट्स को देखें, और न सिर्फ देखें बल्कि उसमें ये जानने और समझने की कोशिश भी करें। अगर कोई पत्रकारिता कर रहा है या पत्रकारिता का छात्र है, तो ये देखे कि आखिरकार किस तरीके से वेल रेड थे, कितना ज्यादा पढ़ते थे, कितना उनका जो पुस्तकालय है वो किस तरह से उसमें कितनी किताबों की क्या तादाद है, और किंवदंती भी बन गई थी अभिषेक। कई बार लोग ये भी कहते थे कि क्या वो अपनी गाड़ी में
कोई किताब लिखकर चलते हैं शेर व शायरी की, जिसको देखकर वो हर लम्हे के लिए, हर एक हालात के लिए उनके पास कोई न कोई शेर होता है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो लगातार दर्शक जो उनके चाहने वाले हैं वो करते रहे हैं, और वो आज हमारे बीच नहीं है। तो अब क्या बहुत ज्यादा शब्द हमारे पास नहीं है अभिषेक उनके लिए कहने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम शब्दों में कई बार कमाल को बता भी नहीं सकते हैं। जिन्होंने कमाल को सुना है वो सब जानते हैं कि हमारे शब्द बेहद कम है उनके सामने। एक और बात मैं बताऊं कि कमाल नए पत्रकारों को कई बार फोन किया करते थे, और बावजूद इसके कि वो खुद एक बेहतरीन पत्रकार थे, लेकिन वो कई बार नए पत्रकारों को फोन करके उनकी अच्छी खबरों के लिए उनको बधाई दिया करते थे। और वो कई बार उनसे कहते भी थे कि ये बात हमारी नज़र में नहीं आई जो आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाई है। तो ये एक तरीके का हमेशा सीखते रहने वाले शख्स की एक निशानी थी, और वो कमाल थे। शब्दों में मैं बार बार कह रहा हूँ, शब्दों में कमाल को समझाना बेहद मुश्किल है। उनकी रिपोर्ट्स जिन्होंने देखी हैं और सुनी है उनको अंदाजा है कि कमाल क्या थे। अपनों के जाने की खबर देना सबसे पीड़ादायक और बहुत मुश्किल काम होता है, और ये काम आज करना पड़ रहा है। कमाल खान हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे साथी थे। पिछले 2 दशक से ज़्यादा एनडीटीवी में वो लगातार आपको खबर दे रहे थे, और हमारा उनका वास्ता हर दिन का पड़ता था। हम आपके लिए उनसे उत्तर प्रदेश के कई पेचीदे मसलों पर सवाल करते थे, और वो आपके लिए हर दिन बेहद सामान्य भाषा में, आपको समझ आने वाली भाषा में जवाब भी देते थे। कई मुश्किल सवालों को बेहद आसान करके समझाने का काम कमाल खान करते थे। हम सब के लिए बेहद शोक की घड़ी है। एनडीटीवी बतौर संस्थान के लिए अपने साथी को खो देने के लिए का दुख हमारा अपना है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख इस बात का है कि दिलों को छू लेने वाली पत्रकारिता का एक अंत हुआ है। और कमाल खान को उनके दर्शकों ने बेइंतहा मोहब्बत दी है। हम कई बार इस बात को समझाने में नाकामयाब भी होते थे कि किस तरीके से कमाल खान और एनडीटीवी है उत्तर प्रदेश में, और एनडीटीवी कमाल खान है। और ये भी एक सच है कि कमाल खान के दोस्त और चाहने वाले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में थे। हमारे साथ उनके ही एक दोस्त रूमी जाफरी साहब जुड़ रहे हैं, फिल्म निर्देशक हैं, और ये कई बार कमाल खान की खबरों को देखकर कमाल खान को फोन लगा लिया करते थे, और बेहद अरसे से उनके साथ जुड़े हुए हैं। रूमी साहब, आपकी आखिरी बात कब हुई कमाल से, और आप उन्हें कैसे याद करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी बात कई बार उनकी खबरों को लेकर होती भी रहती थी। चाहे मैं आपको बताऊं अभिषेक, मैंने पूरी जिंदगी में एक ही शख्स है कमाल, जिनको मैं जानता नहीं था, और मैंने अपने एक लखनऊ के दोस्त को ढूंढ के, जीशान उनका नाम है, मैंने कहा यार मुझे कमाल साहब से किसी तरह बात करा दो, मैं उनका इतना बड़ा फैन हूं। और मैंने सामने से उनको फोन करके दोस्ती की थी। ये एक ही शख्स है पूरे हिंदुस्तान में कि मैंने कहा कमाल साहब, तो वो बड़े खुश भी हुए। उन्होंने कहा रूमी भाई मैं भी आपका, फिर आपने इतनी अच्छी फिल्म लिखी है, सब इतना काम किया इतने साल। मैंने कहा नहीं, तो तब से मैं उनका दोस्त बाद में बना, फैन पहले था, क्योंकि पत्रकारिता का धर्म में थोड़ा बहुत समझता हूं, मैं खुद लेखक हूं। और जिस ईमानदारी से पत्रकारिता का धर्म जो है कमाल निभाते थे, मतलब उनकी आवाज ऐसी थी, उनका बोलना ऐसा था, जिन लफ्जों का वो इस्तेमाल करते थे। दूसरी बात, उनकी आवाज और चेहरे में वो बात थी कि आदमी यकीन करता था कि ये जो बोल रहे हैं ये सच बोल रहे हैं, इस पे यकीन करो, इस पे अमल करो। ये मैंने बहुत कम लोगों में ये खासियत देखी। जी, और आपने उनको शायद कल ही फोन लगाया था। क्या हुआ रात को, मैं आपको बताऊं, मैं जैसे मतलब एक तो एनडीटीवी और रवीश कुमार और कमाल में मिस ही नहीं करता हूं, मैं चैनल ढूंढता रहता हूं। तो जब कमाल दिखते हैं तो मैं पूरी रिपोर्टिंग सुनता हूं, खासतौर से उन्होंने कोरोना में जो पूरा कवर किया है। अभी कल रात को मैं सुन रहा था प्राइम टाइम, तो उन्होंने अपना पितृसत्ता को लेके ये जो महिलाओं को टिकट दिए, इसके ऊपर इतनी अच्छी बात बोली उन्होंने कि चूड़ी जो है उसके ऊपर बोला कि चूड़ियां जो है इस बात का है कि आप मतलब पहनाने गए थे कि वो नकारा है इंसान, है ना, वो चूड़ी पहनता है। और मतलब कैसे उनके घर में जो चाची है वो खाना सर्व करती है तो पहली रोटी कमाल की प्लेट में डालती है उनकी वाइफ। इतना अच्छा उन्होंने बोला, तो मैं मस्ती कर रहा था रात को। मैंने सुबह अपने असिस्टेंट से ही बोला कि अभी मैं रसोई जाता मैं कल से चूड़ी पहनने लगूं,
ये प्रोटेस्ट करने के लिए कि नहीं, जो काम करते हैं चूड़ी सिर्फ उसका प्रतीक नहीं है कि घर में बैठने वाले नाका लोग पहनते हैं, चूड़ी पहन के घर में बैठ जाओ। तो मैंने कहा उनको मुबारकबाद दूं कि आप इतना अच्छा बोलते हो। तो रात को लेट हो गया था, तो मैंने सुबह 10 बज के, मुझे अभी तक मेरे उसमें डायल नंबर में 10:04 पे उनको फोन लगाया, है ना। तो मेरे को लगा चलो मैं बाथरूम जाता हूँ, उनका कॉल बैक आएगा। और उसी वक्त मेरी आते में हेडलाइन देखता हूँ, मैंने एनडीटीवी ऑन किया 11 बजे, तो ये चला। तो मतलब अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरा गला सूख रहा है आपसे बात करते वक्त, कि मतलब ये इतना बड़ा लॉस है। एक तो यकीन करने को तैयार नहीं होता दिल, ऊपर से ये कि मतलब पत्रकार आज की डेट में पत्रकारिता का धर्म निभाने वाले बहुत गिनती चुनती के पत्रकार बचे हैं। तो मतलब क्या बताऊं मैं, अभी अब मेरी लास्ट उनसे बात हुई, अभिषेक आपको भी याद होगा, मेरे फादर को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, अभी 30 तारीख की बात है, 30 तारीख 31, तब मेरी आखिरी बात हुई उनसे उस दिन। अरे बहुत 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 बड़ा लॉस है, बहुत बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत। जी। और कमाल आपसे क्या कहते थे जब आप उनसे बात करते थे? भाई जैसे मुझे कई बार कुछ चीज की मुझे कुछ क्वेरीज होती थी, कुछ होता ना, कुछ सवाल पूछना होते थे, कुछ उनका सुन के तो मैं तारीफ तो करते ही था कि आपने बोला, फिर कुछ होती थी चीजें तो वो मुझे बताते थे, है ना, कि ये ऐसा नहीं ऐसा है रूमी भाई। राजनीति के लेके मुझे कुछ क्वेश्चन होते थे, मैं उनको फोन करता था। कभी कुछ शेर अच्छा सुनता था तो मैं उनको सुनाता था, तो बड़े खुश होते थे वो, है ना, कि शेर। कभी उनको मैसेज कर देता था शेर। तो इस तरह की हमारी थोड़ी सी मतलब समाज की और राजनीति की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां उनसे जानने के लिए मैं फोन करता था, जो उनसे मैं सुन लेता था, क्योंकि न्यूज चैनल में सुनने को नहीं मिलती हैं। और बड़े सही, मतलब एक तो क्या जबान, उनकी जबान इतनी अच्छी थी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तो हमारे दिल से दुआ है कि खुदा उनको जन्नत अता फरमाए और हम सबके दिलों में वो जिंदा हमेशा रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक दोस्त, ये तमाम चीज़ें अक्सर हम टीवी पर जो काम करते हैं, उनकी एक अलग जिंदगी भी होती है जिसमें लोग उन्हें व्यक्तिगत तौर पर फोन करते थे, जैसे कि कमाल को फोन करते हैं, जैसे उन्होंने रूमी जाफरी साहब ने बताया कि वो उनको फोन करते हैं। आज ही के दिन उन्होंने फोन भी किया था, क्योंकि वो उनके कल रात के किसी प्रोग्राम की तारीफ करना चाहते थे, और ये जो तारीफ का फोन है वो कमाल को खुद सीधे तौर पर करना चाहते हैं। आपने रूमी जाफरी को सुना, वो ये भी कह रहे थे कि वो एक अकेले इकलौते ऐसे इंसान के तौर पर कमाल खान को याद रखना चाहते हैं, जिसको उन्होंने ढूंढकर उनके साथ दोस्ती करना चाहा, क्योंकि वो उनके मुरीद थे। कमाल ऐसे थे। वक्त एक ब्रेक।